अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। हफ्ता इतवार की दरमियानी शब एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ है। खुफिया इजलास नहीं था, लेकिन ये इजलास ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर खलबली मचा दी है, उनके तोते उड़ा दिए हैं। और उनकी तरफ से अब जैसे ये खबरें सामने आई कि जनाब कल रात को एक इजलास हुआ, रात देर तक इजलास चला, शुरू ही रात 11 बजे हुआ और ख़त्म जाके रात को 2-2:30 बजे हुआ। तो ये इतलात ही उनके लिए ऐसी खौफनाक बिजली बन के गिरी कि जनाब ये आपकी सोच है, क्योंकि इस्लामाबाद के रेड जोन में होने वाले इस अहम तरीन इजलास में जो अपनी नौयत और टाइमिंग के एतबार से बहुत ही ज़्यादा अहम था, इसमें चंद इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए गए। ख़ास तौर पर ये सवाल पैदा होता है कि वो डिसीजंस क्या थे, ये इजलास कहाँ हुआ, किसने किया और इस इजलास के बुनियादी तौर पर अगराज़ व मकासद क्या थे। PTI इस इजलास से अचानक क्यों खाइफ हुई और इस इजलास के बारे में तरह तरह के सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं, इस सूरत हाल पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इशू है। मामला कुछ यूँ है कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात भी और इमरान खान साहब पर बतौर पार्टी चेयरमैन भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर मुबैना फ्रॉड के इल्ज़ामात के ऊपर ताहयात ना अहली की एक तलवार लटक रही है। और ये मामला है फॉरेन फंडिंग केस का, जिसका डिसीजन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद दिन पहले जारी किया था। और इस फैसले के अंदर बहुत सारी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं, क्योंकि 8 साल की तहकीकात का नतीजा है और उन तहकीकात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो जुर्म है वो उन्होंने साबित कर दिया है, चार्जशीट भी कर दिया है, शोकस नोटिस भी कर दिया है और अब हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जनाब अब हम इनके खिलाफ कोई भरपूर किस्म की कार्रवाई करने जा रहे हैं। कल इस वजह से इंपॉर्टेंट दिन था कि कल रात अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे खुले, दफ्तर बंद हो चुका था। आपको पता है कि सैटरडे को वैसे भी छुट्टी होती है, कोई दफातर वगैरह नहीं खोले जाते। सैटरडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन रात को 11 बजे अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लाइटें ऑन होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर दफ्तरी अमला पहुँचना शुरू हो जाता है और उसके बाद रात को ही 11-11:15 बजे के करीब एक इजलास शुरू हो जाता है। अच्छा, ये गैर मामूली इजलास इस वजह से है कि इस इजलास के अंदर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बनफसे नफीस मौजूद थे, स्पेशल सेक्रेटरी भी मौजूद थे और दीगर जो अमला है वो भी मौजूद था। और बताया ये जा रहा है कि ये इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की खुसूसी हदायत के ऊपर मुनक्कद किया गया। अब जिस वक्त ये इजलास हो रहा था वहाँ पर यानी रेड जोन में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजामात कर दिए गए थे। वहाँ पर उस पूरा एरिया जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर उस एरिए को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, पुलिस वहाँ पर तैनात कर दी गई थी, किसी को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि जनाब ये जो इजलास है, इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस के रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया है। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी FIA इस मामले पर ना सिर्फ तहकीकात कर रही है बल्कि उन्होंने तमाम जोन्स को मुतहरक भी कर दिया है और एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी है जो इस सारे मामले का जायज़ा लेगी और अपनी एक रिपोर्ट बनाकर फेडरल गवर्नमेंट को देगी। और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट इस बात का फैसला करेगी कि ये तमाम अफराद जिनके अकाउंट्स के अंदर ये पैसे आए और उन्होंने इन अकाउंट्स के ज़रिए वो जो पैसे थे वो बराह रास्त निकाल के दिए वो जो है अपने पार्टी चेयरमैन को, या उन्होंने अपने ये सब्सिडरी अकाउंट से पैसे दिए हैं मरकज़ी अकाउंट को और फिर वहाँ से पैसे निकले। क्योंकि यहाँ पर इस बात का आगे कोई क्लैरिटी के साथ सबूत नहीं है कि जनाब असद कैसर साहब के नाम पर जो अकाउंट खुल रहा था, असद कैसर साहब के पास वो पैसे आए तो असद कैसर साहब ने अपना चेक के ऊपर दस्तखत करके वो पैसे निकलवाए, उसके बाद वो पैसे कहाँ गए। क्योंकि उसूली तौर पर इन अकाउंट्स में जो पैसे आए थे इसको जाना चाहिए था मरकज़ी अकाउंट में और उसके बाद फिर उसके आगे जो है वो डिस्पर्समेंट होनी थी कि ये पैसों की फ़लाँ जमात की फ़लाँ एक्टिविटी के लिए ज़रूरत है, इसको वहाँ पे दे दिया जाए, वहाँ पे दे दी जाए, इस किस्म की सूरत हाल थी। अब ये जो इजलास है, इस इजलास में ये जो रिकॉर्ड है इसका जायज़ा लेना भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस वजह से कि इस रिकॉर्ड का ऑलरेडी जायज़ा लिया जा चुका था। जायज़ा लिया जाने के बाद एक फ़ैसला सादर किया गया था। अब इस इजलास के अंदर उस रिकॉर्ड को उन कानूनी निकात के मुताबिक परखा गया जिनके तहत FIA इस केस के ऊपर तहकीकात कर रही है। अब ये ज़रा बारीक नुक्ता है कि इस रिकॉर्ड को इस वजह से दोबारा री एनालाइज किया गया, इसका दोबारा जायज़ा लिया गया
कि FIA जिन इल्ज़ामात के तहत तहकीकात कर रही है, क्या FIA इन इल्ज़ामात को अदालत के अंदर साबित कर सकती है, और अगर साबित कर सकती है तो कैसे, क्योंकि तहकीकात बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी। अगर ये तहकीकात अदालत में जाकर गलत साबित होती हैं तो फिर इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन आएगा, उन पर एक जो तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने की कोशिश कर रही है उस तासुर को तकवीत मिलेगी, और इस वजह से उस रिकॉर्ड के तमाम तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। दूसरी वजह इस इजलास के मुनक्कद करने की ये थी कि इस वक्त जो हुकूमती इदारे हैं वो चूँकि तहकीकात कर रहे हैं और उनको चाहिए है इस तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद रिकॉर्ड और वेरीफाइड रिकॉर्ड, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन अपने मोहरें लगाए, दस्तखत करे, जिसे मुसद्दका कापियाँ कहते हैं, वो मुसद्दका रिकॉर्ड चला जाए मुतल्लिका इदारों के पास, और फिर वो अपना इस रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद जो इल्ज़ामात हैं उनकी चार्जशीट को मुरतब कर सकें और फिर उस चार्जशीट के तहत आगे अदालती कार्रवाई या तहकीकाती कार्रवाई का आगाज़ किया जा सके। अब ये दो नकात के ऊपर ये इजलास था जहां पर इस रिकॉर्ड को FIA में होने वाली तहकीकात के मुताबिक इसको कंपेटेबल देखना था कि जनाब ये उससे कंपेटेबल है या नहीं है, और दूसरा इस रिकॉर्ड को एक मुसद्दका रिकॉर्ड की शक्ल देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतल्लिका इदारों के हवाले करना था, और उसके लिए ज़रूरी था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हदायत के मुताबिक इस रिकॉर्ड को वेट करें, इस रिकॉर्ड को देखें, इसका जायज़ा लें, और उसके बाद जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं रिकॉर्ड के तहत जो मतलूबा हैं FIA को, ये तमाम की तमाम चीज़ें उन तक पहुंचा दी जाएं। अब रात को जिस वक्त लेट नाइट इस इजलास के बारे में पता चला कि जनाब ये इजलास हो रहा है और इस इजलास के लिए जो सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा बीफअप कर दिया गया है, वहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, तो फिर यकीनी तौर पर मीडिया में भी इस बात का चर्चा होना था, और उसके साथ साथ जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर पर इफ़ेक्टिव जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुतासरा फरीक जो हैं, उनमें भी खलबली मचना थी कि यार अद्धी रात में की कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये इस बात पर इल्ज़ाम लगाते थे ना कि रात 12 बजे अदालत क्यों खुली, फिर जब उनके लिए अदालतें खुलना शुरू हो गई तो फिर इस बात पर उन्होंने मिट्टी डाल दी, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अदालतें हमारे लिए हमें रिलीफ देने के लिए खुलती हैं, लिहाजा इस बात पर अब हम किसी तरीके से एतराज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद से इमरान खान साहब ने एक मरतबा भी नहीं कहा कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खुलती हैं, लेकिन अब रात को जब इलेक्शन कमीशन खुला तो फिर नए सिरे से इस हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद जब सुबह ये अखबारों में खबरें भी छपीं और मीडिया के ऊपर भी बातें आई, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आड़े हाथों लेने का फैसला किया। फवाद चौधरी साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी हैं, साबिक वज़ीर कानून भी हैं, साबिक वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग केस की अपनी तशरीह भी पेश की, यानी अपनी जमात की तरफ से जो वो समझते हैं वो मौक़िफ़ भी रखा, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक 15 दिन की डेडलाइन भी दी। और उनका ये कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 15 दिन की डेडलाइन देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम इनके भी जो अकाउंट्स हैं इनका जो जायज़ा ले और अपनी रिपोर्ट पेश करे, ताकि 15 दिन के बाद जब ये रिपोर्ट सामने आए तब हुकूमत और अवाम को हुकूमती जमातों का भी और अपोजिशन जमातों का भी पता चल सके, वो उसका मुआसना कर सकें। फेयर इनफ। लेकिन सवाल ये है कि आपको 8 साल लगे, इस मामले को तो अभी 2.5 साल हुए हैं, लेकिन चूँकि ये बात उनकी जेन्युइन है, लिहाजा ये जो रिकॉर्ड है यकीनी तौर पर सामने भी आना चाहिए और इसका फैसला भी आना चाहिए, इसके अंदर अनड्यू जो है डिले नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना था कि 13 अकाउंट्स में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए, पार्टी अहदेदारों को ऑफिस ऑपरेशंस की मद में रकम जारी की गई थी, FIA किस हैसियत में नोटिस जारी करी है। अब आपको यहाँ पर आकर वो जो इजलास है उसका भी और ये कनेक्शन आपको समझ आ जाएगा। बुनियादी तौर पर FIA तहकीकात करिए, पाकिस्तान के में सिर्फ एक इदारा है जो फाइनेंशियल क्राइम्स की जांच पड़ताल कर सकता है, वो है FIA, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइम्स विंग भी मौजूद है, वहाँ पर बैंकिंग क्राइम विंग भी मौजूद है, वहाँ पर साइबर क्राइम विंग्स भी मौजूद हैं, जहाँ पर ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसका जायज़ा लेने के लिए एक बाकायदा तरबियत याफ्ता अफराद मौजूद हैं। लिहाजा वहाँ पर होने वाली तहकीकात की एक फोरेंसिक ऑथेंटिसिटी होती है जिसको आप किसी भी लेवल पर जाकर चैलेंज नहीं कर सकते। अब FIA ने ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर बात करनी है, क्योंकि इल्ज़ाम ये आ रहा है, मैं फवाद चौधरी साहब के साथ थोड़ी सी तशरीह के लिए, इल्ज़ाम ये आ रहा है कि
बैरून मुमालिक में जो खैरात के नाम पर चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे किए गए, जिसकी तस्दीक की है फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट के अंदर, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स का ये मानना था कि वुटन क्रिकेट ने खैरात के नाम के ऊपर इवेंट्स का इनेकाद कराया, वहाँ पर चैरिटी मैचेस खेले जिसके लिए 2,500 पाउंड की टिकट्स रखी गई थी। वहाँ पे 2,500 पाउंड खर्च करके लोग आए, वहाँ पर आके उन्होंने मैच देखा जिसमें इमरान खान साहब ने भी बॉलिंग कराई। अच्छा, वो जो पैसे थे वो चैरिटी के नाम पर दिए गए, लेकिन वो पैसे जब पाकिस्तान आए तो वो चैरिटी के लिए यानी शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल पर खर्च नहीं किए गए, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र नहीं किए गए, बल्कि चैरिटी के लिए इकट्ठे किए गए पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किए। और ये वो इल्ज़ाम है जिसके ऊपर अब FIA तहकीकात कर रही है। दूसरा ये है इल्ज़ाम कि जनाब जो कवायद हैं उनके मुताबिक जो पार्टी अकाउंट्स हैं वो डिक्लेयर करना पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 ऐसे अकाउंट्स सामने आए। और ये अकाउंट्स उस वक्त सामने आए जब इमरान खान साहब मरकज़ में वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के दौर में ही ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और बैंक अकाउंट्स हैं इनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले की थी। लिहाजा इस पर इमरान खान साहब ये नहीं कह सकते कि जनाब इंतकामी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ ये इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के दरमियान ही हुआ था। अब जो अकाउंट्स खुले वो अकाउंट्स जाके आगे ट्रांसमिट नहीं हो रहे, वहाँ पर आने वाले पैसे जो मरकज़ी अकाउंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें, और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों के पर्सनल नाम के ऊपर अकाउंट्स खुलवाए गए, जहाँ पे 4 जो दफातर उनके जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमे हैं, कोई क्लर्क है, कोई चपरासी है, कोई असिस्टेंट है, इस किस्म के लोगों के नाम पर वो अकाउंट्स खुलवाए गए। और वहाँ पे भी उन अकाउंट्स में भी पैसे मंगवाए गए जिनकी तफसीलात FIA ने जब उन चारों लोगों को बुलवाया था वो हासिल भी कर ली। और जहाँ पर FIA को बताया गया कि जनाब हमने हमारे नाम पर अकाउंट्स खोले गए थे, लेकिन हमसे जो ब्लैंक चेक्स हैं वो साइन करवा लिए गए और वो चेक बुक्स अपने पास रख ली, हमें नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए और उसके बाद कहाँ पर जाकर खर्च हो गए। अब इस सारे मामले में FIA की तहकीकात यकीनी तौर पर इस बात का तयन करेगी कि ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं ये पाकिस्तान के कानून के तहत दुरुस्त हुई हैं या गलत हुई हैं। अगर दुरुस्त हुई हैं तो PTI को क्लीन चिट मिल जाएगी, और अगर वो गलत साबित होती हैं, वो ट्रांजैक्शंस तमाम की तमाम खिलाफ कानून साबित होती हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकंजे में आना तय है। इसके साथ साथ जो दूसरी कार्रवाई है वो हो रही है जाली बयान हल्फी देने के ऊपर। अब इस मामले पर सामने आने के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो रद्दमल है वो भी शदीद आना बनता था, क्योंकि इससे कम पर तो वारा नहीं खाता ना कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट ना करें। इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट भी करना शुरू कर दिया और एक नया मुतालबा भी सामने रख दिया कि जनाब 15 दिन के अंदर अंदर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमाए इस्लाम के अकाउंट्स की भी मुकम्मल तौर पर तहकीकात करने के बाद आपने उसकी रिपोर्ट देनी है और ये जो फैसला है उनके हवाले से वो भी सुनाएंगे। अदरवाइज फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब जो जलसा होने जा रहा है परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस जलसे में इमरान खान साहब अपने मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे और ये बताएंगे कि अब हम फ्यूचर पॉलिटिक्स को किस तरीके से करेंगे और पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा नया उदम मचाएंगे। अब यकीनी तौर पर इस बात में भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान खान साहब का मैक्सिमम ऐलान क्या हो सकता है। वो यही कहेंगे ना, इसके अलावा तो उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। वो यही कहेंगे जनाब मैं लॉन्ग मार्च लेके आ रहा हूँ, 10 दिन बाद लेके आ रहा हूँ, 15 दिन बाद लेके आ रहा हूँ, 20 दिन बाद लेके आ रहा हूँ, तैयारी कर लें, लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर हम बैठेंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जब हमें नए इलेक्शंस की तारीख नहीं दी जा सकती। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। लिहाजा मुमकिन तौर पर जो उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल बम्प शेल होगा वो यही होगा कि जनाब मैं दोबारा लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूं और लॉन्ग मार्च लेके आ रहा हूं। अब इस सारी सूरत हाल में
ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है ये यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए ख़तरे की घंटी है। ना सिर्फ ये बल्कि वो जो एक रेफरेंस दायर किया गया है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना के हवाले से, वो भी जो इमरान खान साहब हैं उनके लिए उसके अंदर शदीद तरीन ख़तरात मौजूद हैं, क्योंकि ये मामला ने जब जाना है अदालत में तब उसका जो तनाजुर जिस तनाजुर में जायज़ा लिया जाएगा वो नवाज शरीफ साहब का पनामा केस में बेटे से तनख्वाह वसूल ना करना और वो जो तनख्वाह उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी उसको गोशवारों में ज़ाहिर ना करने की बुनियाद पर ही जायज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा अब और के आपके पास कोई कसौटी नहीं रह गई, उसी कसौटी पर जायज़ा लेना पड़ेगा। और इमरान खान साहब ने ये जो तोशाखाना के जो तहाइफ थे, आईफोन था, घड़ियाँ थी, सोने के कफलिंग्स थे, ब्रेसलेट्स थे, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो चूँकि उन्होंने मार्केट में बेची हैं, ये तो अब ओपन सीक्रेट और रसीदें शसीदें सब आ चुकी हैं। इमरान खान साहब ने क्या किया जिसके लिए उनके लिए ख़तरा है कि ये तमाम जो चीज़ें बेची तो यहाँ से जो पैसे आए वो पैसे उनको अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स के अंदर जो बैंक जो गोशवारे थे उसके अंदर जाहिर करना था, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं किए। 1 साल तक वो 1 साल तक ये जो तमाम के तमाम चीज़ें हैं इसको छुपा के बैठे रहे। और जब इमदाद सुमरो साहब ने वो जो घड़ी का स्कैंडल ब्रेक किया तो उसके बाद ये इसके ऊपर बहस का आगाज़ हुआ और फिर इमरान खान साहब ने 1 साल के बाद ये जो पैसे कमाए थे इनको अपने जो गोशवारे हैं उसमें ज़ाहिर किया। लिहाजा 1 साल तक जानबूझकर डेलिबरेटली वो जो चीज़ें हैं वो जो पैसे हैं उनको अकाउंट्स से मख्फी रखना ये भी वैसा ही जुर्म है जैसा नवाज शरीफ साहब ने किया था। और नवाज शरीफ साहब को उसके जुर्म में उनको ताहयात नहल होना पड़ा था। लिहाजा कसौटी वही रहेगी और इस मरतबा किरदार बदलेगा। अब नवाज शरीफ साहब की जगह पर इमरान खान ने ये इस कसौटी पर खरा उतरना है या खोटा उतरना है, ये अब उनके लिए एक मुश्किल टास्क है, जिसकी वजह से PTI के अंदर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सरासीमगी फैली हुई है। और इसी दबाव को कम करने के लिए दूसरों के ऊपर तनकीद के सिलसिले को शुरू किया गया है। देखना यह है कि PTI अपने इस काउंटर नैरेटिव बिल्डिंग स्ट्रेटजी में कामयाब होती है या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।